जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। जीके जीएस की क्लास संकल्प सीरीज ग्रुप डी सिटी मेंस 2025 के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। डेली दोपहर को 12 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है क्लासेस की PDF के लिए। अदर नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। डेली दोपहर को 12 बजे क्लास मिलती है। नीचे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी के लिए PDF 170 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ के साथ में नोट्स भी बनाते रहें क्लासों की। तो कल आपको ये होमवर्क के रूप में दिया था कि जो जीवोम है यानी कि बायोम को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। बायोम क्या होता है? पहली बात तो बायोम जो होता है वो अपनी वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और वन्य जीवन की विशेषता वाला एक बड़ा क्षेत्र होता है। जीवोम किसको बोला जाता है? बायोम किसको बोला जाता है? अपनी वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और वन्य जीवन की विशेषता वाला एक बड़ा क्षेत्र को बोला जाता है। जीवोम जो है वो स्थलीय बायोम में पृथ्वी पर वे सभी भूमि क्षेत्र शामिल हैं जहां जीव रहते हैं। स्थलीय बायोम की विशिष्ट विशेषताएं मुख्य रूप से जलवायु द्वारा निर्धारित होती हैं। स्थलीय बायोम में टुंड्रा, समशीतोष्ण वन और घास के मैदान, चोपरल, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान और उष्णकटिबंधीय वन और घास के मैदान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जब पर्यावरण पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है, मुहाने और तटीय जल में पौधों और शैवाल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सुपोषण। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सुपोषण की स्थिति में नदियों के मुहाने और तटीय जल में पौधों और शैवालों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि कर देती हैं। इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प आदि शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में पारिस्थितिकी तंत्र के केवल अजैविक तत्व शामिल होते हैं? अजैविक तत्व जो शामिल होते हैं वो मृदा, खनिज पदार्थ, पवन और वर्षा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। जैविक तत्व वे जीवित चीजें हैं जिनमें पौधे, जानवर, बैक्टीरिया आदि शामिल हैं। अजैविक तत्व वे गैर जीवित चीजें हैं जैसे पानी, मिट्टी, हवा आदि। जैविक तत्वों को पोषक पद्धति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता और एक अपघटक। पहले आपको इनकी डेफिनेशन बता चुका हूं मैं। अजैविक तत्वों में तापमान, सूरज की रोशनी, हवा, पानी, मिट्टी, आर्द्रता आदि शामिल हैं। नेक्स्ट है, हमारे ग्रह की जैविक संपदा की प्रवृत्ति क्या है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हवासमान। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्राकृतिक आवासों का विनाश जैव विविधता को नष्ट करने में सहयोगी कारक जो मानवीय गतिविधियों से संबंधित है। अधिक जनसंख्या, वनों का कटाव, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या संदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग या जलवायवीय परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम पारितंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र तो तालाब, वन, झील या गार्डन। गार्डन को कृत्रिम के रूप में, ठीक है, झील हो गई, वन हो गए, तालाब हो, ये तो ऑटोमेटिक एक प्राकृतिक के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं, बल्कि गार्डन जो क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। बात की जाए तालाब हो गए, वन हो गए, प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि गार्डन एक कृत्रिम पारितंत्र है। अन्य प्राकृतिक पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हो गए जैसे नदी हो गई, जंगल, घास के मैदान, पहाड़, ये सब क्या हो गए, प्राकृतिक हो गई। कृत्रिम हो गए जैसे चिड़ियाघर हो गए, मछली घर हो गए, वनस्पति जो मतलब इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है गेहूं। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल गेहूं है और गन्ना मुख्य व्यावसायिक फसल है। ठीक है, व्यावसायिक फसल कौन सी है? गन्ना है, मुख्य फसल गेहूं है। गेहूं राज्य के सबसे बड़े हिस्से में लगभग 24% कृषि भूमि में उत्पादित होता है। इसकी बुआई नवंबर के प्रथम सप्ताह से दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक तथा कटाई अप्रैल से मई तक की जाती है। अलसी, चना, सरसों, गेहूं और मटर
ये सभी क्या हैं, रबी की फसलों के उदाहरण है। बहुत बार आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि बताइए अलसी जो है कौन सी फसल का उदाहरण है। रबी, चना रबी, सरसों रबी, गेहूं रबी, मटर रबी की फसल है। निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। रबी के मौसम में इनमें से कौन सी फसल उगाई जाती है? कपास, बाजरा, चना। चना उगाई जाती है, बाकी तो ये सब क्या है, खरीफ की फसलें हैं। भारत में 3 फसल मौसम है, एक रबी, एक खरीफ और एक जायद। रबी फसलों को अक्टूबर से दिसंबर तक तो बोया जाता है और अप्रैल से मई तक काटा जाता है। रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। खरीफ फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती हैं और इनकी कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। इस मौसम में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी कि अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन है। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून तक काट ली जाती हैं, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, तरबूज हो गया, करेला हो गया। ठीक है। रबी और खरीफ के बीच की फसल की ऋतु कौन सी है? वो जायद ऋतु है, रबी और खरीफ के बीच में। निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किसको किया गया था? सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए बीजों का इस्तेमाल, सिंचाई के लिए, जैविक खाद का प्रयोग। किसका प्रयोग? जैविक खाद का प्रयोग। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए जैविक खादों के उपयोग को रासायनिक उर्वरकों और उच्च उपज वाली किस्म के बीजों से बदल दिया। हरित क्रांति ने सिंचाई के लिए जल संसाधनों के उपयोग को तेज कर दिया, जिसे पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में ताजे भूजल के स्तर में कमी आई। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं, जिन्हें वर्ष 2024 में भारत रत्न यानी कि मरणोपरांत दिया गया। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई थी। तो आपको बताना है, वैसे हरित क्रांति के भारत में जो जनक और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। अगर हरित क्रांति की बात की जाए, वैसे पूरे संसार के अंदर जो है किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन हैगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बहुत अब की बार शायद आपका ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कहाँ पर ड्रिप सिंचाई नहीं वाला पूछा गया था, शायद झूम खेती का पूछा गया था अब की बार। भारतीय राज्य मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली 200 साल पुरानी एक प्रथा है। मेघालय शब्द का अर्थ है बादलों का घर। खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में स्थित हैं। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले का मासिनराम गांव विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। राजस्थान राज्य में कर्तन एवं दहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, वालरे के नाम से जाना जाता है। खेती की कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति को राजस्थान में वालरे के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, उत्तर पूर्वी राज्य में अब की बार पूछा गया था, जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य है, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, ये इसमें झूम या झूमिंग कृषि की खेती की जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देप्पा, डाहिया या बेबर, ठीक है। उड़ीसा में पामाडाबी या ब्रिंगा कृषि का स्थानीय नाम है। पश्चिमी घाट कुमारी, झारखंड कुरुआ, आंध्र प्रदेश पोडुआ पेंडा, मेघालय बोगमा, मणिपुर पाबलू। ठीक है। अब की बार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा सिटी में कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है किस प्रकार की खेती की जाती है, झूम या झूमिंग की खेती की जाती है। 2021-22 में भारत से जूट का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश था? वो था ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूएसए देश था। ठीक है। 2021-22 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से फर्श कवरिंग सहित जूट निर्माण का प्रमुख आयातक था, जिसका मूल्य 118.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। जूट के वैश्विक उत्पादन में भारत की एक प्रमुख हिस्सेदारी है। यह विश्व के कुल जूट उत्पादन में लगभग 70% का योगदान देता है। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान है। भारत में जूट की कृषि है वो 3 राज्य पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में केंद्रित है, जो कुल उत्पादन का 99% हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफी एक प्रमुख बागान फसल है? कॉफी जो है वो कर्नाटक राज्य के अंदर है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है, जो लगभग 71% की हिस्सेदारी रखता है। कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागू और हासन जिले राज्य के प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र हैं।
अरेबिका और रोबस्टा कॉफी बीन्स केरल के मालाबार क्षेत्र में उगाई जाती है। भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जूट पौधों से उत्पादित एक प्राकृतिक फाइबर है जिसे इसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट को सफेद जूट के पौधे की छाल से और कुछ हद तक टोसा जूट से निकाला जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल राज्य जूट उत्पादन में प्रथम और बिहार दूसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में झूम खेती को पामलू के नाम से जाना जाता है? झूम खेती को पामलू के नाम से वो मणिपुर के अंदर जाना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। झूम खेती को स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। अब की बार पूछा गया था क्वेश्चन, झूम खेती को स्लैश एंड, ये क्वेश्चन पूछा गया था अब की बार भाई, ये स्लैश एंड बर्न कौन सी कृषि को कहा जाता है? झूम खेती को। यह एक आदिम कृषि पद्धति है। देखिए उत्तर पूर्वी राज्य में मैंने पहले भी बताया था कि कहाँ कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान में वातरा या वालरे, झारखंड कुरुआ, ठीक है, पश्चिमी घाट कुमारी, उड़ीसा, सब आपको बता दिया था। एक बार आप नजर मार लेंगे इनके अंदर। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम से संबंधित फसलों के समूह की पहचान कीजिए। तो इनमें से बताना है कि खरीफ की फसल कौन कौन सी है। देखिए कपास, बाजरा, मक्का, गेहूं तो नहीं है, इसके अंदर गेहूं कट जाएगी, ठीक है। चावल हो गई, कपास हो गई, बाजरा, तोरिया, सरसों भी नहीं है, ठीक है, सरसों भी आपके यहाँ पे कट जाएगी। गेहूं ये तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी बच गया। चावल, कपास, बाजरा, मक्का और जवार, ठीक है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। चावल, गन्ना, तिलहन, जवार, कपास, बाजरा आदि खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल मई में काट ली जाती हैं। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि रबी की फसलें हैं। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून तक काट ली जाती है। जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेला आदि क्या है, ये जायद की फसलें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है? भारत में प्रमुख जूट उत्पादक जो राज्य है वो तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी हिस्सों में होती है। भारत में जूट उत्पादक प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। कौन से मेरे दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। सॉरी, यहाँ पे पूछा गया था राज्य नहीं है, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पे राज्य नहीं है तो तेलंगाना नहीं है। बाकी पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहां पर ज्यादातर जूट उत्पादक प्रमुख राज्य हैं। भारत में जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर आता है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, इसके बाद बांग्लादेश, चीन का स्थान है। गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर है। भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। फसलों का कौन सा समूह दालों से संबंधित है? ठीक है, दालों से संबंधित पूछा गया है कि कौन सा समूह है, तो दालों से संबंधित जो समूह है वो है चना और अरहर, ठीक है, चना और अरहर दालों के अंदर आती है। भारत में दालों से संबंधित फसलों का समूह चना और अरहर, मटर, मसूर, चना, सोयाबीन, चिकलिंग वेज यानी कि घास मटर, ल्यूपिन आदि दलहनी फसलें हैं। ये दलहनी फसलें हैं, ठीक है। दलहनी फसलों में राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अपने विशाल चाय बागानों के लिए जाना जाता है? वो है असम। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। असम को भारत के चाय बागान के रूप में जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप एक माजुली द्वीप है, वो भी असम के अंदर है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। बहुत बार पूछा गया है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई असम में है, ठीक है। तो असम में इतनी सारी चीजें हैं वो आप याद कर सकते हैं। भारत में कोमन या कुरुआ किसके नाम है? तो मैंने आपको बताया था अभी, वो खेती के नाम से जाने जाते हैं। कर्तन दहन कृषि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। कर्तन दहन कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। जैसे स्लैश एंड बर्न था ना, स्लैश एंड बर्न के नाम से झूम कृषि, उसी प्रकार स्थानांतरित कृषि कर्तन दहन कृषि को कहा जाता है। इस प्रक्रिया में पहले जंगल के पेड़ों और वनस्पतियों को काटा जाता है और फिर उन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद जली हुई जमीन पर फसलें उगाई जाती हैं। कर्तन दहन कृषि को झूम खेती भी कहा जाता है।
इस प्रक्रिया में किसान एक जगह से दूसरी जगह पर खेती करते हैं। कर्तन धन कृषि अमेजन वर्षावन, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। भारत के झारखंड राज्य में इसे कुरुआ के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तरी राज्यों में फसलों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह खरीफ मौसम से संबंधित है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया खरीफ मौसम से, तो खरीफ से गेहूं तो है नहीं, ठीक है, सरसों यहाँ पे नहीं है, गेहूं तो एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आपको मिलान करना, चावल, मक्का और बाजरा। खरीफ की फसलें आपको बताया था, चावल, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना। रबी की फसलें गेहूं, जौ, सरसों, मटर, चना, दालें, अनाज, तिलहन, अलसी। जायद की फसलें तरबूज, ककड़ी, खीरा, सूरजमुखी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश केसर का अग्रणी उत्पादक है? यानी कि केसर सबसे ज्यादा कौन से राज्य के अंदर होता है? वो जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। केसर पौधे के स्टिग्मा और स्टाइल, जिन्हें थ्रेड्स कहा जाता है, उनसे एकत्रित किया जाता है। केसर क्रोकस सैटिवस के फूल से प्राप्त होता है। इसे केसर क्रोकस के नाम से जाना जाता है। सीढ़ीदार खेती आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की जाती है? सीढ़ीदार जो खेती है वो हिमालय क्षेत्र में की जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सीढ़ीदार खेती भारत के पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में की जाती है। इसे टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है। यह खेती हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचलित है। आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण क्षेत्र में भी यह खेती की जाती है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 तक की स्थिति के अनुसार ज्वार का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा था? ज्वार का अग्रणी उत्पादक जो राज्य था वो महाराष्ट्र था। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में ज्वार की खेती के लिए कुल जमीन का करीब आधा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। ज्वार को सोरगम भी कहा जाता है। यह एक मोटा अनाज है। ज्वार के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में ओस और अमन और बोरो शब्द किस फसल से संबंधित है? वो है चावल से। पश्चिम बंगाल के अंदर ओस, अमन और ओरो शब्द चावल फसल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम राज्य में धान की 3 फसल उगाई जाती हैं। ओस, इस चावल की फसल को गर्मियों में मानसून से पहले बोया जाता है तथा शरद ऋतु में काटा जाता है। अमन कौन सी है? जुलाई अगस्त में बोई जाती है, सर्दियों में काटी जाती है। बोरो कौन सी है? इस चावल को स्प्रिंग राइस भी कहा जाता है। यह फसल सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। ठीक है, तो ओस, अमन और बोरो, ठीक है, ये चावल की है। बिस्ट, दोआब नहर प्रणाली और मक्खू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य से संबंधित है? वो भारत के पंजाब राज्य से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पंजाब को भारत का अन्न भंडार तथा भारत की अन्न की टोकरी के रूप में भी जाना जाता है। बिस्ट, दोआब नहर प्रणाली और मक्खू नहर प्रणाली पंजाब राज्य से जुड़ी है। बिस्ट दोआब व्यास और सतलुज नदियों के बीच का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को जालंधर दोआब भी कहा जाता है। पंजाबी भाषा की दोआबी बोली इस क्षेत्र की प्रमुख बोली जाने वाली भाषा है। सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को क्या कहा जाता है? यानी कि जिसके अंदर मजदूरी कम लगे, मेहनत कम लगे, श्रम कम लगे और पूंजी के साथ, ठीक है, कम श्रम और कम पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को क्या कहा जाता है? विस्तृत खेती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। विस्तृत कृषि बड़े बड़े खेतों में कम श्रम व पूंजी के साथ, यानी कि पूंजी भी कम लगती, मेहनत कम लगती है, तो उसके साथ की जाने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहा जाता है। गहन कृषि किसको कहा जाता है? छोटे भूखंडों पर साधारण औजारों से अधिक श्रम करके खेती करना। ठीक है, जैसे आपकी भाई छोटे भूखंड हो गए कहीं कहीं पे, जहाँ पे छोटा छोटा एरिया है, तो क्या छोटे छोटे एरिया में आप खुल के काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आपको मजदूर लगाने पड़ेंगे, ट्रैक्टर वगैरह वगैरह नहीं चला सकते जहाँ पे छोटे छोटे एरिया हैं। संकर खेती यानी कि हाइब्रिड कृषि, यह फसल उत्पादन की एक विधि है जिसमें संकर बीज किस्मों का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? वो है अरंडी के बीज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अरंडी एक तिलहन फसल है और यह रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती है। खरीफ की मुख्य फसलें कपास, मूंगफली, धान, बाजरा, मक्का, शकरकंद, उड़द, लोबिया, गन्ना, सोयाबीन, भिंडी, जूट, सनई। ठीक है,
रबी की बताया था आपको गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों, सूरजमुखी। जायद की बताया था तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, साग सब्जी, ठीक है, सब होगी जायद की। भंजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा और सिल्ली भवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती हैं। वो किस अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अवसादी चट्टानें बहिर्जात प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों के जमाव का परिणाम है। इसे द्वितीयक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। इन चट्टानों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं अक्षरण, अपक्षय, वर्षा, भंजन शामिल हैं। अवसादी चट्टानों के उदाहरण जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बहुत बार पूछा जाता है भाई ये क्वेश्चन अवसादी चट्टान वाले, ठीक है, कायांतरित चट्टान वाले आपसे पूछा जाएगा। बलुआ पत्थर बताइए कौन सी चट्टानों का उदाहरण है, अवसादी चट्टानों का। चूना पत्थर, सेल खड़ी, कोयला, नमक, ये सब अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो आपको बताया था अवसादी चट्टानें कौन सी होती हैं, जो बाहरी जो प्रक्रिया है उनके द्वारा चट्टानों का जो जमाव होता है उसका परिणाम है। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं जिनमें जीव जंतु व वनस्पति जीवाश्म पाए जाते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय व अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। बहुत बार पूछा गया कि कायांतरित चट्टानों का निर्माण किससे होता है, तो आग्नेय और अवसादी चट्टानों से, जैसे स्लेट हो गई, संगमरमर हो गई, ये सब कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है, वो होर्मुज जल संधि, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। होर्मुज जल संधि भारत की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। यह जल संधि ईरान और ओमान के मध्य स्थित होर्मुज जल संधि विश्व की सबसे महत्वपूर्ण तेल चौक पॉइंट है, क्योंकि इस जल संधि से तेल की बड़ी मात्रा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण है। कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का जो तेल है वो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बनने वाले वे ईंधन जो लाखों साल पहले सजीवों के मृत अवशेषों से बने थे। जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य खतरनाक वायु प्रदूषक निकलते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, अपशिष्ट और ज्वारीय ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण है। बहुत बार पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन दिया जाता है कि बताइए कि जो बायोमास, जो भूतापीय ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा या जीवाश्म ईंधन ऊर्जा है, जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम। निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दो विकल्प दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा कथन इसके अंदर सत्य है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक का तटीय क्षेत्र खंबात तट है। भारत में खंबात की खाड़ी, गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी और पश्चिम बंगाल राज्य के सुंदरबन में गंगा का डेल्टा ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने के लिए संभावित स्थल है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक का तटीय क्षेत्र खंबात तट है। भारत में खंबात की खाड़ी, गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी और पश्चिम बंगाल राज्य के सुंदरबन में गंगा का डेल्टा ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने के लिए संभावित स्थल है। नेक्स्ट है, सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है। राइट ऑप्शन है अर्ध दैनिक ज्वार भाटा, दैनिक, भृत और मिश्रित, चार भाटे हो गए। तो इनमें से जो आम ज्वारीय पैटर्न है, जो आमतौर पर आता है ज्वार भाटा, वो अर्ध दैनिक ज्वार भाटा। अर्ध दैनिक ज्वार भाटा सबसे आम ज्वारीय पैटर्न है। इसमें हर दिन दो उच्च ज्वार और दो निम्न ज्वार आते हैं। इन ज्वारों की ऊंचाई लगभग बराबर होती है। ज्वार भाटा समुद्र पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण आता है, ठीक है। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। उच्च ज्वार भाटा और निम्न ज्वार भाटा के बीच के अंतर को ज्वारीय श्रेणी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के नोवा स्कोटिया में फंडी की खाड़ी में आता है। यहाँ ज्वारीय उभार लगभग 15 से 16 मीटर तक जाता है, क्योंकि प्रत्येक दिन दो उच्च ज्वार और दो निम्न ज्वार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आर्कटिक महासागर के तटीय उपतटों में से एक साइबेरियन उपतट पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीपीय उपतट है। इसका अपतटीय विस्तार कितने किलोमीटर है? इसका अपतटीय विस्तार 1500 किलोमीटर है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ साइबेरिया के तट से आर्कटिक महासागर में 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि के रूप में ज्ञात उथले जल एक संकीर्ण खंड द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। आर्कटिक महासागर विश्व के 5 महासागरों में सबसे छोटा और उथला है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बहुत बार पूछा जाता है आर्कटिक महासागर कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी ध्रुव को चारों ओर से घेरे हुए है। किस ज्वार भाटा की ऊंचाई में विभिन्नता होती है? यानी कि कौन सा ज्वार भाटा है जिसकी ऊंचाई में विभिन्नता, यानी कि जो ज्वार भाटे आते हैं वो कम ज्यादा होते हैं? मिश्रित ज्वार भाटा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार भाटों को मिश्रित ज्वार भाटा के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण दिन में 1 या 2 बार समुद्र के सतह में आवधिक वृद्धि और गिरावट ज्वार भाटा कहलाता है। अभी केंद्रीय बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव के विपरीत कार्य करता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। नेक्स्ट है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? चट्टानों का अध्ययन करना पेट्रोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन करना पेट्रोलॉजी, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ग्रीक शब्द में अगर पूछा जाए, पेट्रा का अर्थ है चट्टान, लॉजी का अर्थ है विज्ञान। ठीक है, पेट्रोलॉजी। पेट्रोजेनेसिस किसको कहा जाता है? चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन करना, ठीक है, चट्टानों का उत्पन्न कैसे हुई चट्टानें। पेडोलॉजी किसको कहा जाता है? मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी किसको कहा जाता है? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी किसको कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। यह जीव विज्ञान की एक शाखा है। भाई बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज जरूर नोट करेंगे अपनी कॉपी पेन के अंदर। मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के नीचे की ओर स्थित एक अपेक्षाकृत छोटी त्रिकोणीय आकार की लघु महासागरीय प्लेट को क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास कैसी लगी मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना भाई, शेयर करना। देखिए भूगोल है, छोटा मोटा भूगोल नहीं है। ठीक है, बहुत बार हार्ड क्वेश्चन भूगोल से पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में। आसान क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, सब आएंगे, लेकिन हार्ड भी आएंगे। बहुत बार हार्ड चट्टानों से संबंधित तो बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे गए मेरे दोस्तों। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास।